Good morning, everyone. Good morning, all of you. Voice is not clear as usual. हाँ जी, अभी आवाज बिल्कुल ठीक है. ओके. जरा मुझे सबसे पहले बता दीजिए कि हम लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक, जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो कौन सा था. आई थिंक हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हम तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट कर चुके थे, राइट. शायद हम तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट कर चुके हैं. प्लीज मुझे बताइए क्या हम वहीं पर थे. ओके, सैयद डायनेस्टी हमें स्टार्ट करनी है. ठीक है, हम शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत. जो पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक का, 1206 से 1526 तक के पीरियड को ही दिल्ली सल्तनत कहा गया है, क्योंकि इसमें दिल्ली में शासन किया है किसने? सुल्तानों ने. इसमें हम सुल्तानों के बारे में बात कर रहे थे. तुगलक डायनेस्टी के बाद हम स्टार्ट करते हैं सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश, जिसका रूलिंग पीरियड होता है 1414 से लेकर 1451 तक. सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में तैमूर लंग नाम का एक शासक हिंदुस्तान में लूट करने के उद्देश्य से आया था, और इसी ने 1398 में दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था, जिसमें नसीरुद्दीन महमूद के ही एक मंत्री खिज्र खान के द्वारा तैमूर की मदद की गई, और तैमूर ने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पर, उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया. तैमूर ने लूटपाट की और वो लूटपाट करके हिंदुस्तान से वापस लौट गया और अपने साम्राज्य का केयर टेकर ही किसको बना के चला गया? खिज्र खान को. इसी खिज्र खान ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या करवाकर दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको जिसको हम कहते हैं सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश. और सबसे पहली बात हम ध्यान रखेंगे, सैयद डायनेस्टी वाज फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया. अभी तक हम जितने भी डायनेस्टीज या जितने भी रूलर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो सारे के सारे सुन्नी मुस्लिम्स थे. सबसे पहली शिया डायनेस्टी ही भारत की कौन सी थी? सैयद डायनेस्टी, फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया. ये था भारत का प्रथम शिया वंश. एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज खिज्र खान, और इसकी स्थापना की थी खिज्र खान नाम के शासक ने, who ruled from 1414 to 1421. इसमें सबसे पहला रूलर हुआ खिज्र खान. और ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिज्र खान was the only ruler who did not take the title of सुल्तान. हमने दिल्ली सल्तनत में जितने भी लोगों के बारे में पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश से लेकर इब्राहिम लोदी तक सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे. लेकिन सिर्फ एक रूलर है बीच में जो सुल्तान नहीं कहलाएगा. वो कौन है? खिज्र खान. क्योंकि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बाकी सारे के सारे रूलर्स ने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहलवाया था खुद को. खिज्र खान ने 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में रूल किया, और इसका उत्तराधिकारी हुआ सुल्तान मुबारक शाह. 1421 से लेकर 1434 तक दिल्ली का सुल्तान बना मुबारक शाह. एंड मुबारक शाह अपॉइंटेड हिज वजीर टू बहलोल, और इसने अपना वजीर बहलोल को नियुक्त किया. और जो बहलोल था, ये बेसिकली क्या था? एक अफगानी. ही वॉज एन अफगानी. एक अफगानी व्यक्ति को अपना वजीर, अपना प्रधानमंत्री बनाया मुबारक शाह ने. एंड ही गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बहलोल, और इसने बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी, और अपनी सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटीज ही बहलोल को दे दी. मुबारक शाह के शासनकाल में नाम का सुल्तान था मुबारक शाह, लेकिन प्रैक्टिकली शासन किया करता था खुद बहलोल.
इसके बाद मुबारक शाह के बाद अगला इसका उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से लेके 1445 तक रूल किया दिल्ली सल्तनत में। और मोहम्मद शाह बहलोल से इतना ज्यादा प्रभावित था कि ही डिक्लेयर्ड बहलोल एज हिज सन, इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर दिया। और अब बिल्कुल मोहम्मद शाह का बेटा बनकर, पुत्र बनकर रहने लगा बहलोल। सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटीज बहलोल के पास थी। लेकिन जब मोहम्मद शाह मरा और मोहम्मद शाह का असली बेटा अलाउद्दीन आलम शाह सिंहासन पर बैठा, तो क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह एक बेहद कमजोर और एक बेहद अयोग्य शासक था, यह बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था, इसी के अयोग्य होने का फायदा बहलोल ने उठाया। और 1440 और 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह के ही खिलाफ बहलोल ने बगावत कर दी, रिवोल्ट कर दिया। और बहलोल ने अलाउद्दीन आलम शाह से कहा, या तो आप अपनी मर्जी से मुझे सिंहासन समर्पित कर दीजिए, मुझे सरेंडर कर दीजिए, या फिर आई किल यू, अदरवाइज मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह बेहद कमजोर और अयोग्य शासक था, डरपोक शासक था, इसलिए इसने अपना सिंहासन खुद ही बहलोल को समर्पित कर दिया था। और बहलोल ने ही दिल्ली सल्तनत में भारत के सबसे पहले अफगानी वंश की स्थापना की थी, जिसको हम लोधी डायनेस्टी कहते हैं या लोधी वंश कहते हैं। ज्योति रावत, खाने खाना मीन्स पीएम होता है, नहीं, पीएम का मतलब होता है वजीर। खाने खाना उस व्यक्ति को उपाधि दी जाती थी जिसको 8000 सोल्जर्स और 2000 हॉर्सेस की टुकड़ी दी जाती थी, वो व्यक्ति खाने खाना कहलाता था। क्योंकि बहलोल को 8000 सैनिक और 2000 घोड़ों की एक टुकड़ी दी गई थी, एक ग्रुप दिया गया था, इसीलिए खाने खाना कहलाता था। प्रधानमंत्री का तो मतलब वजीर है, दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। इसी अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन समर्पित किया बहलोल को, एंड बहलोल फाउंडेड फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, और बहलोल ने ही भारत के पहले अफगानी वंश की स्थापना की। अभिषेक कश्यप, मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते हैं, ये रंगीला बादशाह वो नहीं है, वो हम मुगल्स में पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर में एक मुगल एम्परर हुआ है 1719 से 1748 तक, वो कहलाता है रंगीला बादशाह। ये रंगीला बादशाह नहीं कहलाता। और वैसे भी रंगीला बादशाह, बादशाह का मतलब क्या है? मुगल एम्परर। अभी हम सुल्तानों के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत का सबसे पहला अफगानी वंश आया लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज बहलोल लोधी, और इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की। दिस डायनेस्टी वाज फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, ये भारत का पहला अफगानी वंश था, और इसकी स्थापना बहलोल लोधी नामक सुल्तान ने की थी। आफ्टर बिकेमिंग द सुल्तान, सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें बहलोली सिक्के या बहलोली कॉइन्स कहा जाता था। और बहलोल लोधी ही वो सुल्तान था जिसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ही अटैक्ड ऑन जौनपुर एंड एडेड इट इनटू दिल्ली सल्तनत, इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ, अभी तक अमित कुमार चौधरी, अभी तक हमने जितने भी रूलर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे टर्किश रूलर हुआ करते थे, या तो वो तुर्किस्तान से आया करते थे या अफगानिस्तान से। लेकिन भारत में सबसे पहला जो अफगानी वंश हुआ, जिनका क्लैन, जिनका कुल, जिनका ओरिजिन ही अफगानिस्तान था, वो कौन हुआ करते थे? लोधीज हुआ करते थे। तो भारत में आने वाला पहला अफगानी वंश जो है वो लोधी वंश है। इससे पहले हमने जितनी भी डायनेस्टीज पढ़ी हैं वो सारे के सारे क्या है? टर्किश या तुर्क। Bahlol Lodi was succeeded by his son, who was the greatest ruler of this dynasty. इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ
जो इस वंश का सबसे महान सुल्तान था, इसका नाम था सिकंदर लोदी। और हम सब जानते हैं सुल्तान सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में भारत में आगमन हुआ सबसे पहले यूरोपियन का। फर्स्ट यूरोपियन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 17th May 1498। वास्को डिगामा अराइव्ड इन इंडिया। भारत में वास्को डिगामा का आगमन हुआ। हम सब जानते हैं यूरोप से लेके पुर्तगाल से लेके भारत तक समुद्री मार्ग या सी रूट की खोज करने वाला ही कौन था? वास्को डिगामा। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपना पानी का जहाज लेकर केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था ऑन 17th May 1498। इसीलिए हम कहते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, लेकिन इसने भारत की नहीं यूरोप से भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ही वॉज वास्को डिगामा। In 1504, Sikandar Lodi founded Agra at the bank of Yamuna River। सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की और इसने आगरा में ही एक किले का निर्माण करवाया विच वॉज नोन एज बादलगढ़ फोर्ट, जिसे बादलगढ़ का किला कहा जाता था। और इसी के 2 साल के बाद 1506 ईस्वी में ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। और 1506 में इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। ब्लू वाटर पॉलिसी, नमन प्रताप सिंह। जब हम पढ़ेंगे पोर्चुगीज के बारे में, जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस हम पढ़ेंगे, तब हम ब्लू वाटर पॉलिसी का जिक्र करेंगे। पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर हुआ करता था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसने अरेबियंस पर अटैक करके उनके शिप्स पर अधिकार कर लिया था। और इसी अधिग्रहण को, इसी एक्विजिशन को कहा गया था ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। वो हम तब पढ़ेंगे जब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी जो समझा रहा हूं वो समझ ले पहले। 1506 में इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया और अब दिल्ली सल्तनत की नई और आखिरी राजधानी क्या बन गई? आगरा। ज्योति रावत सर, एक क्वेश्चन को लेकर मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। सिकंदर को विश्व विजेता कहा गया लेकिन वो इंडिया को नहीं जीत पाया। बेसिकली पहले विश्व विजेता उस रूलर को कहा जाता था। एक्चुअली पहले किसी को नहीं मालूम था कि विश्व कितना बड़ा है और विश्व में कितने देश हैं। इसीलिए एक रूलर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बढ़ा करता था अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए, और वो वहां तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया करता था जहां तक जमीन होती थी, जहां तक भूमि होती थी। और जैसे ही सामने समुद्र आ जाता था तो ये मान लिया जाता था कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। इसीलिए वो विश्व विजेता कहलाता है। जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, मलिक काफूर तो सिर्फ दिल्ली सल्तनत को कहां तक लेकर पहुंचा था? रामेश्वरम तक। लेकिन जब आगे समुद्र नजर आ गया तो उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली। उसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा क्योंकि उसने खुद को क्या मान लिया? महान और सबसे विश्व विजेता मान लिया। इसलिए उसने खुद को अलेक्जेंडर सेकंड कहा या सिकंदर द्वितीय कहा। ग्रेटेस्ट होने का जो बेसिस है ना, ग्रेटेस्ट इतिहासकारों ने ग्रेट रूलर्स उन्हें कहा है जिनके साम्राज्य में अनस्टेबिलिटी कम रही है, जिनकी जनता बेहद सेटिस्फाइड रही है और साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। उन्हीं रूलर्स को हमने ग्रेट कहा है। अभिषेक कश्यप, मैंने कहा कि वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, तो मेरे भाई केरल उठकर कहीं शिफ्ट थोड़ी हो गया। केरल तो वहीं पर ही है और कालीकट भी वहीं पर है। लेकिन अब कालीकट को कालीकट नहीं कोझिकोड कहते हैं। अब केरल में जो कोझिकोड है वही पहले कालीकट कहलाता था। अभिषेक कश्यप को ये लग रहा है कि केरल वहां से उठ के जम्मू कश्मीर की तरफ आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, केरल वहीं पर है, कालीकट भी वहीं पर है, लेकिन अब उसे कोझिकोड कहते हैं। 1506 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसके बाद ध्यान रखेंगे सिकंदर लोदी वॉज अ पोइट। सिकंदर लोदी एक कवि था और ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी का
पेन नेम हुआ करता था, इसकी कलम का नाम हुआ करता था गुलरुखी। और ये जितनी भी कविताएं लिखा करता था सब गुलरुखी नाम से लिखा करता था। सुल्तान के रूप में ये सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है, बट एज अ पोइट, कवि के रूप में ही वॉज गुलरुखी। इसको गुलरुखी के नाम से जानते हैं क्योंकि गुलरुखी के ही नाम से कविताएं लिखता था। इसने आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। और इसके अलावा हम सब जानते हैं सिकंदर लोदी ने ही अपने शासनकाल में एक बार कुतुब मीनार की रेनोवेशन करवाई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाने वाला सुल्तान भी कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ, हु वॉज लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, जिसे भारत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है। और हम सब जानते हैं ही वॉज इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी के बाद सिकंदर लोदी के बाद हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी हुआ आफ्टर सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी का बेटा था और जितना ज्यादा महान और योग्य सिकंदर लोदी हुआ करता था उतना ही अयोग्य था इब्राहिम लोदी। क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज जनता के लिए, रिफॉर्म्स में, जनता के नेक में, भले में सिकंदर लोदी ने चलवाई थी, वो सारी पॉलिसीज आकर बंद करवा दी इब्राहिम लोदी ने। इसीलिए इंटॉलरेंस बढ़ा इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसकी जनता का। जितनी ज्यादा सेटिस्फाइड जनता सिकंदर लोदी से थी उतनी ज्यादा अनसेटिस्फाइड वो इब्राहिम लोदी से थी। इवन इब्राहिम लोदी के मंत्री और उसके अमीर भी उससे नाखुश थे। इसीलिए जिस साल इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा उसी साल ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजस्थान की तरफ बढ़ा। और इसने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा मेवाड़ के शासक राणा सांगा से, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ खतौली या बैटल ऑफ घटौली। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने लड़ा बैटल ऑफ खतौली, जो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। मेवाड़ का रूलर हुआ करता था राणा सांगा, जिसका एक्चुअल नेम, जिसका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। इसका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, लेकिन ये इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है। सर हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, उसमें आप क्लास नोट्स भेज दिया करो। नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें आपके नोट्स अपलोड करूंगा। नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोड किए जा चुके हैं, आप वो वहां से डाउनलोड कीजिए। ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप आप खेलिए, मेरी उम्र निकल चुकी है व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलने की। हु डिस्कवर्ड लैंड मेजरिंग स्केल फर्स्ट? लैंड मेजरिंग स्केल्स तो नवन प्रताप सिंह मौर्य डायनेस्टी में भी हुआ करते थे, वो मौर्यन टाइम से ही चल रहा था। लेकिन सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में एक मेजरमेंट यूनिट चलाई थी जिसको क्या कहा जाता था? गजे सिकंदरी। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में एक मेजरमेंट यूनिट चलाई थी जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता था। और कॉमनली इसको सिकंदरी गज बोलते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं जमीन को गज में नापा जाता है और एक सिकंदरी गज में 30 इंचेस हुआ करते थे। इसने तो सिर्फ एक मेजरमेंट की यूनिट चलाई थी, लेकिन लैंड मेजरिंग स्केल्स तो बहुत पहले से भारत में चल रहे थे। बैटल ऑफ खतौली इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, इन विच राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और राणा सांगा से हार कर राजस्थान से वापस आगरा लौट आया इब्राहिम लोदी।
जब इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हारकर वापस आगरा लौटा तो उस समय आगरा में रूल कर रहा था इब्राहिम लोदी, और उस समय दिल्ली की सूबेदारी और पंजाब की सूबेदारी इब्राहिम लोदी के ही दो चाचाओं के पास हुआ करती थी। इब्राहिम लोदी के दो चाचा हुआ करते थे, एक का नाम था दौलत खान लोदी और एक का नाम था आलम खान लोदी। जब इब्राहिम लोदी रूल कर रहा था आगरा में तो उस समय दिल्ली की सूबेदारी आलम खान लोदी के पास हुआ करती थी और पंजाब का सूबेदार या गवर्नर हुआ करता था दौलत खान लोदी। जब बैटल ऑफ खतौली में राणा सांगा से इब्राहिम लोदी हारा तो इसी के 2 साल के बाद 1519 में भारत में हुआ फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर। 1519 में बाबर ने हिंदुस्तान में सबसे पहला अपना अटैक किया 1519 में, और उसके बाद 1520 और 21 में इसने कई अटैक्स किए सिंध और कश्मीर में। जब बाबर सिंध और कश्मीर पर अटैक कर रहा था तो सबसे पहले बाबर के बारे में जानकारी मिली किसको? दौलत खान लोदी को। और क्योंकि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी दोनों ही इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, दोनों ही इब्राहिम लोदी को सिंहासन से हटाना चाहते थे, इसीलिए दौलत खान इनवाइटेड बाबर टू अटैक ऑन इब्राहिम लोदी। इसीलिए दौलत खान ने ही बाबर को इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए आमंत्रित किया, उसे इनवाइट किया। और जब उसे इनवाइट किया गया तो ये बात राणा सांगा को पता चली मेवाड़ में। राणा सांगा ने ये सोचा कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की ही तरह हिंदुस्तान में लूटपाट करने के उद्देश्य से आया है, क्यों ना बाबर की मदद की जाए इब्राहिम लोदी के खिलाफ और इब्राहिम लोदी को मरवाया जाए। इसके बाद बाबर लूटपाट करके वापस काबुल लौट जाएगा, क्योंकि इस समय बाबर रूलर ही कहाँ का था? काबुल का। अफगानिस्तान के काबुल में रूल किया करता था बाबर। तो राणा सांगा ने भी बाबर के पास संदेश भिजवाया और उससे कहा कि आप इब्राहिम लोदी पे अटैक कीजिए, उसके खिलाफ एक मिशन कीजिए, उसमें मैं अपनी सेना लेकर आपकी मदद करूंगा। इसीलिए हम सब जानते हैं 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और इसका रिजल्ट हम सब जानते हैं। बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी एंड फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या की और भारत में मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटलफील्ड में ही, युद्ध भूमि में ही मार डाला और इब्राहिम लोदी को मारकर उसको वहीं पर दफना दिया गया। इसीलिए इब्राहिम लोदी का मकबरा, इसका टॉम्ब भी कहां पर होता है? पानीपत में होता है। और भारत में स्थापना हो गई मुगल साम्राज्य की और समाप्त हुई दिल्ली सल्तनत। जैसे ही इब्राहिम लोदी मरता है वैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है और स्टार्ट होता है मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हु वॉज द ओनली सुल्तान ऑफ इंडिया हु वॉज किल्ड इन अ बैटलफील्ड। युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला भारतीय इतिहास का एक लौता ही सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। हमने पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ी, लेकिन कोई भी सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए नहीं मारा गया। सिर्फ इकलौता इब्राहिम लोदी वो सुल्तान था जो बैटल में लड़ते हुए मारा गया था। लक्ष्मण सिंह को बाबर का रियल नेम चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी, बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। ये नाम था बाबर का, लेकिन ये इसका रियल नेम ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बाबर। इब्राहिम लोदी के मरते ही भारत में स्थापना होती है मुगल वंश की, मुगल डायनेस्टी की। और मेडिवल इंडिया में जो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे वो है मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। मुगल वंश को हम मेडिवल इंडिया में 1526 से 1707 तक पढ़ेंगे और 1707 से 1857 तक मॉडर्न इंडिया में। सबसे पहले हम 1526 से 1707 तक 6 महान मुगल बादशाहों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद
1707 से 1857 तक 11 अयोग्य 11 नालायक मुगल बादशाहों के बारे में बात होगी। अब हम शुरू करते हैं मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश। नहीं, किसी भी रूलर का फुल नेम आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ कुछ कुछ रूलर्स हैं जिनके बचपन के नाम या जिनके चाइल्डहुड नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम साथ के साथ जिक्र करते हुए चल रहे हैं। लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी के बारे में, है ना, आपसे किसी का फुल नेम पूछा जाए या किसी का एक्चुअल नेम पूछा जाए। इसकी चांसेस बहुत कम है पूछने के। भारत में स्थापना हुई मुगल साम्राज्य की और मुगलों की सबसे पहली राजधानी बनी वही जो दिल्ली की सबसे आखिरी राजधानी थी, आगरा। मुगल पीरियड इज नोन एज सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसे भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि मुगल डायनेस्टी में ही भारत में एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर, पहनावा, खान पान, इन सारी की सारी चीजों का टॉप लेवल तक डेवलपमेंट हुआ है भारत में। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल या सेकंड गोल्डन एरा कहा है। और अगर फर्स्ट गोल्डन एरा की बात हो तो हमारे इतिहास में पहला स्वर्णकाल माना जाता है गुप्ता पीरियड। गुप्त काल को इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहते हैं और इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल होता है मुगल काल। प्रीति मिश्रा, मैंने सिर्फ ये कहा कि दिल्ली सल्तनत में युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला इकलौता सुल्तान था इब्राहिम लोदी। पूरे इतिहास की बात नहीं की है। 1526 से और 1206 से 1526 तक जितने भी रूलर्स हुए हैं उसमें सिर्फ युद्ध में लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मरा था, बाकी और कोई नहीं। द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बाबर। मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसका भारत में रूलिंग पीरियड रहा 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर वॉज बोर्न इन 1483 इन फरगना, जो कहां पर था, टर्की में। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में तुर्की के फरगना नामक स्थान पर हुआ था और फरगना में बाबर का ही पिता, जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा, वो रूल किया करता था फरगना में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार बेग। और हम सब जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर की फैमिली से बिलोंग किया करता था, वो तैमूर का वंशज था। और इसकी माता कुतलुग निगार बेग वंशज हुआ करती थी मंगोल शासक चंगेज खान की। इसीलिए इतिहासकारों का ये कहना है। अभिषेक भारद्वाज, पहले पढ़ाई कर ले यार, एसएससी सीजीएल 2017 का क्या होगा। ये हाउ वुड आई नो, ये तो एसएससी बताएगा और सुप्रीम कोर्ट बताएगा भाई, है ना। अभी तू जो टॉपिक पढ़ रहा है उस पर तो ध्यान दे ले, है ना, क्योंकि 2017 एसएससी सीजीएल कैंसिल होगा या नहीं ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा भाई, ये सुप्रीम कोर्ट और एसएससी मिलकर डिसाइड करेंगे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर का वंशज हुआ करता था और इसकी माता कुतलुग निगार बेग वंशज हुआ करती थी चंगेज खान की, जो एक मंगोल शासक था। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा मुगलों का हिंदुस्तान में आना और आकर 331 साल तक राज करके जाना शायद यही कारण था कि मुगलों की रगों में ही खून तैमूर और चंगेज खान जैसे शासकों का बहा करता था। जब बाबर की उम्र केवल 11 साल थी, जब ये सिर्फ 11 इयर्स का था, तो 1494 में इसके पिता उमर शेख मिर्जा की डेथ हो गई और 1494 में ही सिर्फ 11 साल की उम्र में ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना, ये फरगना का शासक बन गया।
लेकिन जैसे ही फरगना का रूलर बना, आसपास के जितने भी शासक थे सबने इस पर अटैक कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ 11 साल का एक बालक था और उसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ा और ये फरगना छोड़कर वहां से बाहर भाग गया। और जब ये फरगना छोड़कर वहां से भागा तो इसने तुर्की के समरकंद पर जाकर अधिकार किया, जो कभी तैमूर की राजधानी हुआ करती थी, जहां पर तैमूर के ही वंशज या इसी के रिश्तेदार रूल किया करते थे। और इसके बाद 1494 से लेकर 1502 तक इसने रूल किया समरकंद टर्की पर। लेकिन यहां पर भी एक उज्बेक शासक ने इस पर अटैक कर दिया और लड़ा गया बैटल ऑफ सरेपुल का युद्ध, जो बाबर और एक उज्बेक शासक के बीच लड़ा गया था, जिसका नाम था शहबानी खान। और इसी युद्ध में शहबानी खान डिफीटेड बाबर। इस युद्ध में शहबानी खान ने बाबर को पराजित किया और बाबर को हराकर समरकंद से भी बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब अब तुर्की में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर रूल कर सके बाबर, इसीलिए बाबर को मजबूरन अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना पड़ा। और बाबर को अपनी लाइफ की सबसे पहली बड़ी सफलता 1504 ईस्वी में मिली, जब इसने 1504 ईस्वी में अधिकार किया जाकर काबुल और कंधार पर। बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार किया और काबुल को ही अपनी राजधानी बनाकर वहां पर रूल करने लगा। लंबे समय तक ये काबुल में ही रहा, इसने काबुल में ही रूल किया। लेकिन यहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाने की वजह से, आर्थिक तंगी आ जाने की वजह से बाबर ने डिसाइड किया कि अब हिंदुस्तान की तरफ रुख करेगा और हिंदुस्तान में ही अटैक करके लूटपाट करके वहां से संपत्ति लेकर आएगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा। बस यही कारण था कि बाबर ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला अटैक 1519 में किया, जो हुआ बाजौर नामक स्थान पर। बाजौर जो कहां पर था, सिंध में। और इसने अटैक किया ऑन भेरागढ़ फोर्ट, भेरागढ़ के किले पर। और ये हिंदुस्तान में अपने तरीके का होने वाला एक नायाब अटैक था, एक नया अटैक था, क्योंकि इसी अटैक में बाबर ने ही हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्तेमाल किया कैनन्स और एक्सप्लोजिव्स का, तोपों का और गोला बारूद का। भारत में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला ही कौन था? बाबर। बाबर ही हिंदुस्तान में अपने साथ तोपें लेकर आया था या गोला बारूद लेकर आया था, जिसका इस्तेमाल इसने भेरागढ़ के किले को जीतने में किया। और इसके बाद 1520 और 21 में इसने सिंध कश्मीर में और 3 अटैक्स किए। कहने का मतलब बाबर के अटैक्स की संख्या कितनी हो चुकी थी? 4। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर का हिंदुस्तान में कौन सा अटैक था, कौन सा आक्रमण था? तो ध्यान रखेंगे दैट वाज हिज 5th अटैक। पानीपत का पहला बैटल इसका हिंदुस्तान में 5वां आक्रमण था, जो इसने इब्राहिम लोदी पर किया था। इसी के बाद दौलत खान लोदी ने इसे इनवाइट किया इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए, और उधर राणा सांगा ने भी इसकी मदद करने का वादा किया। और इसके बाद 1526 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो इसका 5th अटैक था, इसका 5वां आक्रमण था। लेकिन राणा सांगा को यह युद्ध होने से पहले ही पता चल चुका था कि बाबर हिंदुस्तान में लूटपाट करने नहीं, बल्कि यहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने आया है। इसीलिए राणा सांगा बाबर की मदद करने के लिए नहीं गया, केवल 12,000 सैनिक लेकर आया था बाबर हिंदुस्तान में। और उसी 12,000 सैनिकों की सेना ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना को पराजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया बाबर के 2 तोपचियों ने, जो उसकी तोपों का संचालन कर रहे थे, जिनके नाम थे उस्ताद अली और मुस्तफा खान। और इन्हीं की मदद से पानीपत के पहले युद्ध को जीता बाबर ने। और जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत का पहला युद्ध जीता और इब्राहिम लोदी की हत्या की, भारत में स्थापना हुई मुगल वंश की या मुगल डायनेस्टी की। और इसी का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। और इसी ओकेजन पर बाबर ने पानीपत में
दो चीजों का निर्माण करवाया, एक काबुली बाग और एक काबुली मस्जिद। बाबर ने ही पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया और पानीपत के युद्ध को जीतने की ही खुशी में इसने काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के चलवाए। काबुल में चलवाए गए शाहरुख सिक्के और कंधार में चलवाए गए बाबरी सिक्के या बाबरी कॉइन्स। और इतना ही नहीं, बाबर गिफ्टेड अ सिल्वर कॉइन टू एवरी सिटीजन ऑफ काबुल। इसने काबुल के हर एक नागरिक को एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। इसीलिए सिटीजन्स ऑफ काबुल गिव हिम द टाइटल ऑफ कलंदर। जब इसने काबुल और कंधार को जीता था 1506 में, तो 1507 में इसने उपाधि धारण कर ली थी बादशाह की, और काबुल की जनता ने इसे उपाधि दे दी कलंदर की। इसीलिए बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह कलंदर। ये दोनों उपाधियां एक इसने खुद धारण की थी काबुल में, और एक काबुल की जनता ने इसको दी थी, जो कलंदर की उपाधि थी। इसके बाद पानीपत की जीत का जश्न समाप्त हुआ और बाबर लौटा। बाबर पहुंचा मुगलों की सबसे पहली राजधानी, जो क्या थी, आगरा। जब ये आगरा पहुंचा तो इसने डिसाइड किया कि अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है और चैन से नहीं बैठना। आसपास के जितने भी कमजोर शासक हैं सबको हराकर अपने अधीन करना है और उन्हीं के खिलाफ मिशन कर कर सबको हराना है। इसे सबसे पहले याद आई राणा सांगा की, क्योंकि राणा सांगा ने मदद करने का वादा तो किया था, लेकिन राणा सांगा मदद करने आया नहीं था। इसीलिए बाबर ने अगले ही साल 1527 में अभियान किया राणा सांगा के खिलाफ और 1527 में लड़ा गया बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, और इसमें राणा सांगा की ही मदद कर रहा था इब्राहिम लोदी का छोटा भाई, जिसका नाम था महमूद लोदी, और एक और राजपूत शासक जिसका नाम था मेदनी राय, जो रूलर हुआ करता था मालवा का। क्योंकि बाबर की सेना राणा सांगा की सेना के सिर्फ 1/3 थी, सिर्फ एक तिहाई थी, इसीलिए राणा सांगा के खिलाफ अभियान के ही दौरान बाबर ने जिहाद की घोषणा की और बाबर ने अपनी सैनिकों से कहा कि ये धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा की लड़ाई है और किसी भी कीमत पर इसे हमें जीतना ही होगा। इसीलिए बाबर ने खानवा के युद्ध के दौरान ही जिहाद का नारा दिया, इसने जिहाद की घोषणा की। और इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड राणा सांगा, और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। एंड आफ्टर विनिंग दिस बैटल, और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट राणा सांगा। इसके बाद अगले ही साल बाबर अपनी सेना लेकर मेदिनी राय के खिलाफ गया और लड़ा गया बैटल ऑफ चंदेरी। जो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। अगले ही साल बाबर ने अटैक किया मेदिनी राय पर, और इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड एंड किल्ड मेदिनी राय। बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करके उसकी हत्या की। और इसी युद्ध के दौरान बाबर ने सबसे पहले जौहर देखा था, क्योंकि जब बाबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेदिनी राय के हरम में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको अगवा करके आगरा ले चलिए, तो जैसे ही बाबर के सैनिक मेदिनी राय के हरम की तरफ अटैक करते हैं, वहीं पर सारी की सारी महिलाएं साथ में मिलकर क्या कर लेती हैं, जौहर। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि बाबर ने सबसे पहले जौहर कब देखा था, ड्यूरिंग बैटल ऑफ चंदेरी। 1527 और 28 में ही निर्माण करवाया गया बाबरी मस्जिद का, बाबरी मॉस्क्यू का, जो बनवाई गई अयोध्या में।
बाबर के ही शासनकाल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आपसे पूछेंगे कि बताइए बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर के ही सेनापति ने बनवाई थी बाबरी मस्जिद, जिसका नाम था मीर बाकी। बाबर का सेनापति या कमांडर इन चीफ मीर बाकी हुआ करता था और इसी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था अयोध्या में। और इसी का दूसरा नाम था, इसको बाकी ताशकंदी भी कहा जाता था, क्योंकि ये आया ही कहां से था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद से आया था, इसीलिए बाकी ताशकंदी कहलाता था। राहुल रोहिल्ला जौहर, मैंने आपको बताया था जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे, जब एक राजा के सैनिक दूसरे राजा के हरम पर अटैक किया करते थे। हरम किलों में वो जगह हुआ करती थी जहां पर सिर्फ महिलाएं रहा करती थी। जैसे ही युद्ध में राजा मारा जाता था, उसके महल में जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी औरतें हुआ करती थी, वो सारी की सारी एक साथ मिलकर आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया करती थी, जान दे दिया करती थी। और इसी को जौहर प्रथा या जौहर कहा जाता था। और बाबर ने सबसे पहले जौहर के दर्शन ही कब किए थे? जब ये चंदेरी का युद्ध लड़ने के लिए गया था मेदिनी राय से। तो मेदिनी राय को भी पराजित करके इसने उसकी हत्या की और इसके बाद ये वापस आगरा लौटा। अगले ही साल अगले ही साल इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने अफगानों की सेना को फिर से इकट्ठा किया और उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के किनारे बाबर के खिलाफ एक और युद्ध लड़ा गया। 1529 में लड़ा गया बैटल ऑफ घाघरा। जो हुआ बाबर और अफगानों के बीच, बिटवीन बाबर एंड अफगान्स। और अफगानों का नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड अफगान्स, और इस युद्ध में भी बाबर ने अफगानों को पराजित किया। लेकिन इस युद्ध में खुद बुरी तरीके से घायल हुआ बाबर भी, और उसके बाद ये बच नहीं पाया। अगले ही साल 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर वॉज डाइड। क्योंकि बाबर का सबसे पसंदीदा प्लेस हुआ करता था काबुल, इसीलिए बाबर की अंतिम इच्छा भी यही हुआ करती थी कि इसके मरने के बाद इसे काबुल में दफनाया जाए। लेकिन जब बाबर मरा था तो उस समय सिचुएशन नहीं थी कि इसकी डेड बॉडी को काबुल भेजा जाए, इसीलिए इकलौता मुगल बादशाह जिसको 2 बार दफन किया गया, जिसे 2 बार दफनाया गया, वो है बाबर। बाबर वॉज इनिशियली बरिड इन आराम बाग आगरा। इसे पहले आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया, लेकिन बाद में इसके ताबूत को कब्र से निकालकर भेज दिया गया काबुल। और बाबर का मकबरा टॉम ऑफ बाबर इज इन काबुल, अफगानिस्तान के काबुल में है बाबर का मकबरा। इसको वहीं पर दोबारा जाकर दफनाया गया था, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा ही कहां पर थी? काबुल में दफन होने की थी। बाबर ने अपने शासनकाल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था तुजूक बाबरी या बाबरनामा। बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी नेम्ड तुजूक बाबरी और बाबरनामा। इसने तुजूक बाबरी या बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो इसने लिखी थी तुर्क भाषा में या टर्किश लैंग्वेज में। लेकिन ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर, लेकिन अकबर के शासनकाल में तुजूक बाबरी या बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन करने वाला था अकबर के ही नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने ही अकबर की ऑटोबायोग्राफी, अकबर के आत्मकथा को पर्शियन में या फारसी में ट्रांसलेट किया था। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया था? बाबर ने तुजूक बाबरी में ऐसा लिखा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था कृष्ण देव राय।
विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय को ही बाबर ने हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक बताया है। हरिओम। भाई हम मुस्लिम रूल इन इंडिया पढ़ रहे हैं, पूरा मेडिवल इंडिया, हमें मुस्लिम रूल इन इंडिया पढ़ना है। लोधीज भी मुस्लिम्स थे भाई, अफगानी थे वो लोग। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, सब मुस्लिम्स थे। हम पढ़ ही मुस्लिम रूल इन इंडिया रहे हैं, हम सारे के सारे मुसलमान शासकों के ही बारे में बात कर रहे हैं। अगला मुगल बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं, जिसका रूलिंग पीरियड है 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था हुमायूं, लेकिन इसे इतिहास में अभागा मुगल बादशाह कहा जाता है। इज नोन एज अनलक्की मुगल एम्परर। इसे अनलक्की मुगल एम्परर या अभागा मुगल बादशाह कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा हुमायूं विश्वास किया करता था, और इतना ज्यादा कि एस्ट्रोलॉजी के ही हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था हुमायूं, लेकिन फिर भी किस्मत इसकी सबसे ज्यादा खराब थी। ये किसी तरीके से 10 साल तक राज करेगा और शेरशाह सूरी के द्वारा इसको हरा दिया जाएगा, और उसके बाद 15 साल तक स्ट्रगल करेगा, और 15 साल के बाद दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा 1555 में। लेकिन 15 साल के स्ट्रगल के बाद जैसे ही मुगल वंश की स्थापना दोबारा होगी, ये सिर्फ 7 महीने तक ही शासन कर पाएगा, कि जब एक दिन अपने दिल्ली में अपने ही लाइब्रेरी की छत पर शाम की नमाज पढ़ रहा था हुमायूं, तो नमाज पढ़ के जैसे ही नीचे उतरने लगेगा, अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण डेथ हो जाएगी हुमायूं की। इसीलिए इतिहासकार लेन पूल ने हुमायूं के बारे में कहा कि ये अभागा मुगल बादशाह था, जिस तरीके से लुढ़क लुढ़क कर जिया था, बिल्कुल उसी तरीके से लुढ़क लुढ़क कर इसकी डेथ भी हो गई थी, इसकी मृत्यु भी हो गई थी। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था काबुल में। हुमायूं वॉज बोर्न इन 1508 इन काबुल। बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, दूसरा बेटा था कामरान, तीसरा बेटा था अस्करी, और चौथा बेटा था हिंदाल। बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने मरने से पहले अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को अपने पास बुलाया और हुमायूं को अगला मुगल बादशाह घोषित किया, और हुमायूं को आदेश दिया कि मेरे मरने के बाद आप सारे के सारे लोग आपस में लड़ाई मत कीजिएगा। जो भी साम्राज्य हमारा स्थापित है, उसे चारों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लीजिएगा। क्योंकि हुमायूं अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसीलिए इसने अपने पिता की बात मानी और एक नए साम्राज्य का विभाजन कर दिया। अपने पास रखा दिल्ली और आगरा। कामरान को दे दिया गया काबुल और कंधार। अस्करी को दे दिया गया संभल, और हिंदाल को दिया गया अलवर। और एक नया साम्राज्य जिसे स्थापित हुए केवल 4 साल हुए थे, उसका विभाजन किया हुमायूं ने। इसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ा, और इसी के तीनों भाई इसके दुश्मन बन गए। और दूसरी तरफ इसके 3 दुश्मन और थे। सबसे पहला दुश्मन महमूद लोदी का छोटा भाई महमूद, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, जो रूल कर रहा था बंगाल में। दूसरा शेर खान, जो रूल कर रहा था बिहार में। और तीसरा बहादुर शाह, जो रूल कर रहा था गुजरात में। हुमायूं के 3 सबसे बड़े दुश्मन थे महमूद लोदी, शेर खान और बहादुर शाह, जो बंगाल, बिहार और गुजरात में शासन किया करते थे। और उसी के भाई तीनों बार बार हुमायूं के खिलाफ विद्रोह या रिवोल्ट्स कर रहे थे, लेकिन हुमायूं बड़ा भाई होने के नाते बार बार रिवोल्ट्स को कंट्रोल कराकर उन्हें माफ कर दिया करता था, उन्हें बार बार
एक्सक्यूजेस दे दिया करते थे वो लोग, बार बार माफी मांग लिया करते थे और बार बार उन्हें माफ कर दिया करता था हुमायूं। हुमायूं ने अपना सबसे पहला अटैक हुमायूं ने अपना सबसे पहला अटैक 1531 ईस्वी में किया ऑन कालिंजर फोर्ट, कालिंजर के किले पर। और इस समय कालिंजर में रूल किया करता था एक रूलर जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। जब हुमायूं 1531 में अपना पहला अटैक कालिंजर के किले पर करता है तो उस समय कालिंजर होता है प्रताप रुद्रदेव के अधिकार में, और इस अटैक में हुमायूं फेल हो जाता है, विफल हो जाता है और ये कालिंजर के किले पर अधिकार नहीं कर पाता। जब कालिंजर के अभियान में फेल हुआ हुमायूं, तो तुरंत ध्यान आकर्षित हुआ महमूद लोदी का, और महमूद लोदी ने अपनी सेना हुमायूं की तरफ, आगरा की तरफ बढ़ानी शुरू की, और इन्हीं दोनों के बीच में 1531 में लड़ा गया बैटल ऑफ दोहरिया या दोहरिया का युद्ध। बैटल ऑफ दोहरिया या दोहरिया का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, और इस युद्ध में हुमायूं डिफीटेड एंड किल्ड महमूद लोदी, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। कहने का मतलब, अब महमूद लोदी नाम का दुश्मन नहीं रहा, लेकिन महमूद लोदी के मरने से फायदा मिला शेर खान को, क्योंकि इसने बिहार के साथ साथ बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। और ये जो शेर खान था, ये रहने लगा चुनारगढ़ के किले में या चुनारगढ़ फोर्ट में। और यही शेर खान बार बार रणनीतियां बनाया करता था मुगलों के खिलाफ लड़ाई करने की, हुमायूं पर अटैक करने की। और उधर हमेशा इनसिक्योरिटी रहा करती थी हुमायूं को, वो हमेशा उसकी नींदें हराम रहा करती थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही कौन था? शेर खान। हुमायूं अच्छी तरीके से जानता था कि अगर खुद शासन करना है तो मरना जरूरी होगा शेर खान का, इसीलिए शेर खान को ही मारने के उद्देश्य से 1532 में हुमायूं अटैक्ड ऑन चुनारगढ़। 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। अपनी सेना लेकर गया और इसने चुनारगढ़ में घेरा डाल दिया, चुनारगढ़ को घेर लिया। और जब चुनारगढ़ को घेरा तो ये 6 महीने तक इंतजार करता रहा। 6 महीने बीत गए, ना तो ये अपनी सेना के साथ चुनारगढ़ के किले में घुस पाया और ना ही शेर खान बाहर निकल के आया। लेकिन जब किले के अंदर राशन समाप्त होने लगा तो शेर खान ने एक सेना की टुकड़ी भेजकर अपने बेटे को हुमायूं की शरण में भेजा और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इसके सामने सरेंडर कर दिया। इसीलिए हुमायूं चुपचाप अपनी सेना लेकर वापस चुनारगढ़ से लौट आया। इतिहासकार कहते हैं कि अगर हुमायूं ने ये गलती ना की होती तो शायद उसे बाद में पछताना ना पड़ता, क्योंकि वो गया भी था, 6 महीने वेस्ट भी किए और फिर भी मारे बिना ही शेर खान को वापस लौट आया। और उधर गुजरात से अपनी सेना लेकर बढ़ रहा था बहादुर शाह। इसीलिए अगले ही साल इन 1533 में हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह। 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और बहादुर शाह अपनी सेना लेकर वापस भाग गया किधर? गुजरात की तरफ। कृष्णकांत यादव इस 1532 चुनारगढ़ का जो पहला अटैक है, जो पहला घेरा है, वो 1532 है। 1532 1533 में 1533 में इसने बहादुर शाह को पराजित किया, जो गुजरात का शासक था। कहने का मतलब, अब एक दुश्मन और कम हो चुका था, जो था गुजरात का बहादुर शाह। लेकिन अभी असली खतरा बरकरार था। शेर खान बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और उसने स्ट्रेटेजी बना ली हुमायूं पर अटैक करके मुगल डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की। इसीलिए हुमायूं ने 1538 में किया हिज सेकंड अटैक ऑन चुनारगढ़। 1538 में हुमायूं ने दोबारा से चुनारगढ़ पर अटैक किया और इस बार केवल 10-15 दिन के ही मिशन
के बाद इसे सफलता मिल गई। चुनारगढ़ के किले की दीवारों को तोपों से गिरा दिया गया और अपनी सेना लेकर प्रवेश कर गया चुनारगढ़ में। कौन? हुमायूं। लेकिन जब चुनारगढ़ में हुमायूं गया तो उस समय वहां पर शेर खान नहीं था, वो वहां से पहले ही निकल चुका था, क्योंकि वो भागा था बंगाल की तरफ। इसीलिए उसका पीछा करते हुए हुमायूं बंगाल की तरफ गया, और जब वो बंगाल पहुंचा तो उसे वहां जाकर पता चला कि शेर खान वहां से भी अपना पड़ाव उठा चुका है। कहने का मतलब, शेर खान स्ट्रेटजी के तहत, अपनी रणनीति के तहत हुमायूं को आगरा से कहां तक ले आया? बंगाल तक ले आया। और जब हुमायूं आगरा से बंगाल तक पहुंच गया तो बस अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय थकी हारी सेना लेकर वापस लौटने के। जब बंगाल से वापस लौट रहा था हुमायूं अपनी सेना लेकर, तो रास्ते में बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर अपनी सेना लेकर उसका इंतजार कर रहा था शेर खान। जैसे ही हुमायूं वापस लौटा, शेर खान ने उस पर अटैक किया और लड़ा गया 1539 में बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा या चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया, इन विच शेर खान डिफीटेड हुमायूं, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। शेर खान हुमायूं की हत्या ही करने वाला था कि अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं अपना घोड़ा लेकर गंगा नदी में कूद गया, और जब गंगा नदी में कूदा तो डूबने लगा। एक नाविक ने, एक भिश्ती ने, जिसका नाम था निजाम, उसने आकर हुमायूं को डूबने से बचाया और गंगा नदी पार कराकर उसे वहां से फरार कर दिया। अब अपनी जान बचाकर चौसा के युद्ध में हुमायूं वापस आगरा भाग गया, और जब आगरा जाकर ये सिंहासन पर बैठा तो सिंहासन पर पहले दिन खुद नहीं बैठा, इसने सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए इसी निजाम नाम के व्यक्ति को एक दिन के लिए अपने सिंहासन पर बिठाया, और निजाम को ही क्या बनाया? एक दिन का बादशाह। क्वेश्चन आएगा भारतीय इतिहास में, एक दिन का बादशाह बनाने वाला शासक कौन था? हुमायूं। और इसी निजाम के ऑनर में हुमायूं ने चलवाए लेदर कॉइन्स या चमड़े के सिक्के। लेदर कॉइन्स या चमड़े के सिक्के। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास में चमड़े के सिक्के चलवाने वाला एकमात्र शासक ही कौन था? हुमायूं। इसी ने लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के चलवाए थे निजाम नाम के व्यक्ति के सम्मान में, जिसको उसने एक दिन का बादशाह बनाया था। लेकिन शेर खान डिसाइड कर चुका था कि वो हुमायूं की हत्या करके मुगल डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करेगा। इसीलिए अगले साल शेर खान ने हुमायूं पर फिर अटैक किया और लड़ा गया बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज। और इसी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करके मुगल डायनेस्टी को भारत से डिस्ट्रॉय किया और भारत में स्थापना की सूरी डायनेस्टी की, और यही शेर खान अगला रूलर बना बाय द नेम ऑफ शेर शाह सूरी। और 1540 में पूरी तरीके से अकेले असहाय हो गया हुमायूं, और यहीं से इसका स्ट्रगलिंग फेज शुरू हुआ। इसके बाद 1541 में हुमायूं गॉट मैरिड टू हामिदा बानो बेगम। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया, और इसके बाद हुमायूं अपने एक मित्र राजा वीरसाल की शरण में गया, जो राजस्थान में अमरकोट का राजा हुआ करता था। हुमायूं का एक फ्रेंड था जो राजस्थान के अमरकोट का राजा हुआ करता था, इसी से मदद मांगने इसी की शरण में गया था हुमायूं। और यहीं पर अमरकोट में ही अगले ही साल 15 अक्टूबर सन 1542 को जन्म हुआ किसका? अकबर का। 15 अक्टूबर सन 1542 को ही जन्म हुआ अकबर का, राजस्थान के अमरकोट में। इसके बाद हुमायूं सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने के लिए गया, और गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेकर हुमायूं ने डिसाइड किया कि अभी तक जितनी भी गलतियां लाइफ में की हैं वो सारी की सारी सुधारनी है, और इसने कसम खाई कि ये दोबारा से हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। इसीलिए 1545 में ये काबुल और कंधार की तरफ बढ़ा और इसने अधिकार कर लिया काबुल और
कंधार पर, जहां पर रूल कर रहा था कामरान इसका भाई। इसने अपने ही भाई कामरान की हत्या की और अधिकार कर लिया काबुल और कंधार पर। और यहीं पर काबुल में ही हुमायूं को एक वफादार सेनापति मिला जिसका नाम था बैरम खान। काबुल में हुमायूं का सेनापति बैरम खान बन गया और बैरम खान के सेनापति बनने के बाद हुमायूं ने अपने आप को सैन्य रूप से मजबूत किया और लंबे समय तक इंतजार किया कि जब हिंदुस्तान में सूर्य डायनेस्टी सूर्यवंश कमजोर होगा तो ये हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेगा और दोबारा से अटैक करेगा। किस पर? सूर्य डायनेस्टी पर या सूर्यवंश पर। 1554 में इसने हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू किया और सबसे पहले अधिकार किया पेशावर पर। और इसके बाद 1540 में इसने अधिकार किया लाहौर पर, 1554 में पेशावर पर और फिर 1555 में इसने अधिकार किया लाहौर पर। जैसे ही इसने लाहौर क्रॉस किया 1555 में एक युद्ध लड़ा गया हुमायूं और सूरी डायनेस्टी के ही एक सूबेदार के बीच, एक गवर्नर के बीच जिसका नाम था नसीब खान। 1555 में लड़ा गया बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध जो लड़ा गया हुमायूं और नसीब खान के बीच। इसमें हुमायूं ने नसीब खान को पराजित किया और हुमायूं अपनी सेना लेकर आ गया लुधियाना के पास सरहिंद नामक स्थान पर। और यहीं पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया 1555 में जो कहलाता है बैटल ऑफ सरहिंद। और बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा गया हुमायूं और सूरी डायनेस्टी के आखिरी रूलर के बीच जिसका नाम था सिकंदर सूरी। In this battle, Humayun defeated सिकंदर सूरी and founded मुगल डायनेस्टी अगेन। इसी युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके भारत में दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन इतनी किस्मत अच्छी नहीं थी हुमायूं की, ये केवल 7 महीने तक शासन कर पाया। हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर बसाया था। ही फाउंडेड अ सिटी इन दिल्ली जिसका नाम हुआ करता था दीन पनाह। और इसी दीन पनाह में हुमायूं का एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। 1556 में हुमायूं वॉज डाइड इन दिल्ली बाय फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। हाँ जी बिल्कुल, रक्षाबंधन की स्टोरी हुमायूं से ही संबंधित है। हुमायूं ही वो मुगल बादशाह है जिसने अपने शासनकाल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक और बादशाहों में हुमायूं जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया करते थे। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई और क्योंकि हुमायूं दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का फॉलोअर हुआ करता था, अनुयायी हुआ करता था, इसीलिए हुमायूं की अंतिम इच्छा ये थी कि जब ये मरे तो इसको हजरत निजामुद्दीन की ही कब्र के बिल्कुल पास में दफना दिया जाए। इसीलिए दिल्ली में जहां पर है दरगाह हजरत निजामुद्दीन, उसी के बिल्कुल सामने बनवाया गया है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं's टॉम्ब इज इन दिल्ली। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा जिसका निर्माण इसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। और हुमायूं की बायोग्राफी को, हुमायूं की जीवनी को जिसका नाम है हुमायूंनामा, इसे हुमायूं की सिस्टर ने लिखा था जिसका नाम था गुलबदन बेगम।
गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी हुमायूं नामा, जो जीवनी है, जो बायोग्राफी है किसकी? हुमायूं की। दैट्स ऑल अबाउट हुमायूं। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे सूरी डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे उस 15 साल के पीरियड की जिसमें यहाँ पर सूरी डायनेस्टी में रूल किया शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सूरी डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे उस 15 साल के पीरियड की जो स्ट्रगलिंग फेज था हुमायूं के लिए।
मुगल डायनेस्टी को हाइड करेंगे थोड़ी देर के लिए। जीटी रोड, जीटी रोड जो था वो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से, वो जो सड़क बनवाई थी वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी, लेकिन वो जो मार्ग था वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय से हुआ करता था। वो मार्ग पहले से था लेकिन उस पर सड़क बनवाने का काम शेरशाह सूरी ने किया था। 1540 से लेके 1555 तक हिंदुस्तान में चली सूरी डायनेस्टी या सूरवंश, विच इज कंसीडर्ड एज सेकंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जो भारत का दूसरा अफगानी वंश कहलाता है, सूरवंश या सूरी डायनेस्टी। एंड द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी वाज शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 तक सूरी डायनेस्टी में सूरवंश में रूल किया शेर शाह सूरी ने। इसी डायनेस्टी को भारत की दूसरी अफगानी डायनेस्टी कहा जाता है। शेर शाह सूरी वॉज बोर्न इन 1486 इन होशियारपुर, पंजाब। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ। His childhood name was फरीद, इसके बचपन का नाम फरीद था। His father हसन खान was landlord of जौनपुर, इसका पिता हसन खान जौनपुर का जमींदार था। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था पंजाब के होशियारपुर में। इसके बचपन का नाम फरीद हुआ करता था और इसका पिता हसन खान जौनपुर का जमींदार हुआ करता था। हम सब जानते हैं जौनपुर वॉज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक, जिसे शिराज हिंद कहा जाता था, और ये मुस्लिम एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए फरीद की प्रारंभिक शिक्षा, ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। और जब ये जौनपुर से पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय बिहार में रूल किया करता था एक रूलर जिसका नाम था बहार खान लोहानी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद, फरीद बिकेम द बॉडीगार्ड ऑफ बहार खान लोहानी। फरीद बहार खान लोहानी का ही अंगरक्षक बन गया और हमेशा उसके साथ रहने लगा। एक बार बहार खान लोहानी जंगल में शिकार करने के लिए गया और जब शिकार करने के लिए गया तो बहार खान लोहानी पर ही एक शेर ने अटैक कर दिया, जिसको एक ही तलवार के वार से मार डाला फरीद ने। इसी बात से खुश होकर बहार खान लोहानी गेव हिम द टाइटल ऑफ शेर खान। इसी बात से खुश होकर बहार खान लोहानी ने ही फरीद को शेर खान की उपाधि दी और ये शेर खान कहलाने लगा। कुछ ही सालों के बाद बहार खान लोहानी की डेथ हो गई और शेर खान ने बहार खान लोहानी की ही विधवा के साथ विवाह कर लिया, विधवा से शादी कर ली, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द रूलर ऑफ बिहार, और ये बिहार का शासक बन गया। और उधर मुगल डायनेस्टी में रूल शुरू हुआ किसका? हुमायूं का। इसके बाद की कहानी हम जानते हैं। 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ का पहला घेरा डाला और उसके बाद 1538 में चुनारगढ़ का दूसरा घेरा, और इसके बाद चौसा के युद्ध में और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया और चौसा के युद्ध में हराकर ही इसने शेर खान की जगह शेर शाह की उपाधि धारण कर ली और यह बन गया शेर शाह सूरी, और इसने रूल किया 1540 से 1545 तक। हम सब जानते हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध सड़क शेर शाह सूरी का निर्माण, शेर शाह सूरी मार्ग का निर्माण
इसी ने अपने शासनकाल में करवाया, जो बनवाई गई थी बंगाल के सोनार गांव बंगाल से लेकर ये सड़क बनवाई गई थी पेशावर तक। और इसी सड़क पर 1700 सराय या इंच का निर्माण करवाया गया था। जो राहगीरों के रात को रुकने का स्थान हुआ करता था, वही सराय कहलाया करती थी, वही इंच हुआ करती थी। और हर 2-2 माइल्स के बाद इसी सड़क पर इसने कोस मीनारें बनवाई थी। कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। इन्हीं कोस मीनारों से हमें कॉन्सेप्ट मिला है हाईवेज पर माइलस्टोन्स लगाने का या मील का पत्थर लगाने का। यही शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में कहलाता है ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। और ये वर्तमान में हम सब जानते हैं कहां से कहां तक है। अमृतसर से लेकर वर्तमान में ये अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है। और जीटी रोड वर्तमान में 2 नेशनल हाईवेज में डिवाइडेड है, NH1 और NH2। NH1 हमारे पास है दिल्ली से लेकर अमृतसर तक, और NH2 हमारे पास है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। यही कहलाती है जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। जो भारत के 2 महत्वपूर्ण 2 नेशनल हाईवेज में वर्तमान में डिवाइडेड है। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसके द्वारा चलवाए गए सिल्वर कॉइन्स को, चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपया। और हम सब जानते हैं आज भी हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपया। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो भारत की मुद्रा रुपया है, ये किस शासक के द्वारा चलवाई गई थी? वॉज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ही चांदी का रुपया चलवाया था और तांबे का दाम चलवाया था। चांदी का सिक्का रुपया और तांबे का सिक्का दाम चलवाने वाला भी शेरशाह सूरी था। ही ऑल्सो स्टार्टेड पोस्टल सर्विसेज इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी ने अपने शासनकाल में डाक सेवाओं का प्रचलन करवाया था। और हम सब जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक उपन्यास को भी किसके शासनकाल में लिखा था? शेर शाह सूरी के ही शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था पद्मावत नामक उपन्यास। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेगा शेरशाह सूरी की मृत्यु से। शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? 1545 ईस्वी में जब ये कालिंजर अभियान पर गया, तो शेरशाह सूरी के पास एक तोप हुआ करती थी जिसमें से आग जलता हुआ गोला निकला करता था, जिसे कहा जाता था उक्का। जब शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर गया तो इसने अपनी तोप से ही एक आग जलता हुआ गोला कालिंजर के किले की तरफ फेंका, जो कालिंजर के किले की दीवार से टकराकर वापस लौट गया और वहीं पर आकर फटा जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था। इसीलिए उक्का वेपन या उक्का अस्त्र चलाने के कारण ही कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और हम सब जानते हैं शेरशाह सूरी को दफनाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम में। सासाराम बिहार में है शेर शाह सूरी का मकबरा। और इसका निर्माण इसने अपने जीते जी अपने शासनकाल में खुद ही करवाया था। इसके मकबरे का निर्माण इसने खुद ही करवाया था। इसका मकबरा है बिहार के सासाराम में। शेरशाह सूरी के 3 उत्तराधिकारी हुए थे। शेरशाह सूरी के बाद रूलर बना था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह सूरी, और आदिल शाह सूरी के बाद इसका अंतिम उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर सूरी। और हमने पढ़ा था कि सिकंदर सूरी को ही सरहिंद के युद्ध में पराजित किया हुमायूं ने, और हुमायूं ने सिकंदर सूरी को ही पराजित करके भारत में दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जैसे ही 1556 में मरा हुमायूं, अपने ही लाइब्रेरी की पुस्तकालय की सीढ़ियों
से गिरने के कारण। तो उस समय हुमायूं का बेटा अकबर सिर्फ 13 साल का था और एक अभियान पर था पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर, और वहीं पर था बैरम खान। इसीलिए आदिल शाह सूरी के ही एक दीवान ने, इसी के एक प्रधानमंत्री ने, जिसका नाम था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू ने ही 1556 में 1556 में दिल्ली पर आक्रमण करके मुगलों के सिंहासन पर अधिकार किया, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक ही कौन था? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। बस 13 साल की उम्र में ही अगला मुगल बादशाह बनेगा अकबर, और अकबर और बैरम खान ही हेमू से लड़ेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें अकबर की सेना हेमू की सेना को पराजित करेगी। और फिर 1556 से हम मुगल एम्परर पढ़ेंगे अकबर के बारे में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ही हुमायूं का बेटा था और यही अगला मुगल एम्परर बनेगा। आज की कहानी यहीं पर खत्म करेंगे। अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो हम कहानी शुरू करेंगे अकबर से। शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में आदर्श तिवारी जी, कुछ इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, कुछ विवाद है ना, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका जन्म जो ईयर है वो 1472 बताया है, और कुछ इतिहासकारों ने 1486। लेकिन क्योंकि एच सी वर्मा और सतीश चंद्र नाम के इतिहासकार इसे 1486 मानते हैं, इसलिए हम हमेशा इसको कंसीडर 1486 करते हैं, 1472 नहीं। जिहाद का मतलब है अक्रूसेड, अक्रूसेड या फिर धर्म की रक्षा का युद्ध ही जिहाद कहलाता है। आदर्श तिवारी, अगर गूगल में सारी की सारी बात ठीक लिखी होती तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या पड़ती, है ना। आप पूरा का पूरा इतिहास गूगल से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शेरशाह सूरी का जो जन्म माना गया है वो 1486 माना गया है। कोई 1472 लिख रहा है, कोई 1473 लिख रहा है। 1472 और 1486 के बीच में मतभेद है, लेकिन 1486 माना जाता है। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था, रुपया, जो हमारी करेंसी है, जो हमारी मुद्रा है रुपया, ये चांदी का सिक्का चलवाया था शेरशाह सूरी ने। ज्योति रावत, आरपीएफ के लिए आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरपीएफ के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बेसिक आपको मिलेंगे और बहुत ज्यादा इजी मिलेंगे। तो आप आरपीएफ के लिए तो निश्चिंत रहिए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बहुत सिंपल सिंपल और कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आदर्श तिवारी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि बर्थ ईयर ऑफ शेरशाह सूरी क्या है। डिस्प्यूटेड चीजें, विवादित चीजें एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती हैं। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहे। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है ज्योति। लेकिन वर्तमान भारत में, प्रेजेंट इंडिया में, नालंदा इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि तक्षशिला भी पाकिस्तान में जा चुका है। इसीलिए अभी हम कंसीडर किसको करते हैं? सिर्फ नालंदा को करते हैं। अमित कुमार चौधरी, बाबर के माता और पिता का नाम आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ लीजिए। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार बेग। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अकबर से शुरू करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था, इसके बारे में हमें शासक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासकारों का कहना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय इतना पुराना है कि उसके हमारे पास सोर्सेज नहीं है कि किसके शासनकाल में या किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बस उसको कंसीडर किया गया है सबसे पुराना विश्वविद्यालय, लेकिन निर्माणकर्ता के बारे में जानकारी नहीं है। अमित कुमार, एग्जाम के लिए बाबर के जो इम्पोर्टेंट बैटल हैं, वही जो मेन 4 बैटल्स ही हमने सिर्फ बाबर के बारे में पढ़े हैं, तो आप ये चारों बैटल्स के नाम याद रखेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि किस बैटल में बाबर हारा है, तो सरे पुल का युद्ध है, जो इसमें शैबानी खान
नाम के एक उज्बेक शासक से वो हारा था। समरकंद में लड़ा गया था। सरिपुल का युद्ध उसी में हारा था वो। चलिए जी, रेस्ट इज फॉर द नेक्स्ट क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, यहीं पे क्लास खत्म करते हैं।